हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जेएनयू। जेएनयू से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स थी, क्वेश्चंस थे, उन सारे प्रॉब्लम्स को और क्वेश्चंस को मैं आज के लेक्चर में शॉर्ट आउट करने वाला हूं। तो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा जेएनयू का, वो है आज की क्लास का, वो है जेएनयू एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम डेट एंड टाइमिंग। डेट और टाइमिंग की बात करेंगे क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो एग्जाम आपका मई में होना था वो मई में पोस्टपोन्ड हो गया है और एनटीए ने एक नई नोटिफिकेशन रिलीज करी है और नोटिफिकेशन में 5 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर के बीच में क्या होंगे, जेएनयू के एग्जाम कंडक्ट होंगे। अब इसमें एमएससी फिजिक्स का जो एग्जाम है वो कौन सी तारीख को होगा और कितने बजे होगा, मतलब कौन सी डेट को होगा और उसकी टाइमिंग क्या होगी, वो हमारा क्या होगा आज की क्लास का फर्स्ट डिस्कशन होगा। उसके बाद इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आपका एडमिट कार्ड कब तक, आपके क्या कहते हैं, कब तक एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारी क्लास का फर्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि जेएनयू में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जेएनयू का प्रोस्पेक्टस रीड कीजिए और उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो क्या है, 100 है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है। ठीक है, 100 है, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेरिएशन होता है। फिजिक्स में 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और उस चीज को मैं शॉर्ट आउट करूंगा कि वहां पे आखिर लिखा क्या गया था। उसके बाद जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ की, जो जेएनयू की 2019 की कट ऑफ थी, 2018 की कट ऑफ थी और 2017 की कट ऑफ थी, वो कितनी थी। इससे आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि इस साल की कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपको कितने मिनिमम क्वेश्चन सही कर आने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा डिस्कशन होगा नंबर ऑफ सीट पे। जैसे डीयू ने 25% सीट क्या करी है, इंक्रीज करी है 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के तहत, वैसे ही क्या इस साल जेएनयू ने अपने नंबर ऑफ सीट इंक्रीज करी है कि नहीं करी, ये भी इस लेक्चर में बताया जाएगा। फिर रिसर्च लेवल इन जेएनयू का जो रिसर्च लेवल है वो कैसा है, क्योंकि जेएनयू अक्सर पॉलिटिक्स को लेके क्या होता है, बहुत ही वाद विवाद में रहता है और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लाइट लाइन में रहता है। ठीक है, तो खैर हम ये देखेंगे कि जेएनयू का जो रिसर्च लेवल है वो कितना अच्छा है या कितना बेकार है। क्या एनआईटी छोड़ के या न्यू एनआईटी छोड़ के आप जेएनयू जा सकते हैं या जाने का फैसला सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके जेएनयू के रिसर्च लेवल के बारे में भी बात करेंगे आज की क्लास में। अब फाइनली क्या करेंगे, जो हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा आईआईटी जेम 2021, और ये क्या है, बिल्कुल फ्री सीरीज है। तो ये जो फ्री सीरीज है, इस सीरीज को हम कौन सी तारीख को लॉन्च करने वाले, मतलब कौन सी तारीख से शुरू करने वाले हैं और इस फ्री सीरीज में क्या क्या आपको कराया जाएगा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेम 2021 की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मोटा मोटा आज के लेक्चर का क्या है, एक समरी टाइप का है कि ये सारे पॉइंट्स क्या करे जाएंगे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है जेएनयू एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस रेट। तो अगर मैं डेट की बात करता हूं तो एनटीए ने जो एमएससी फिजिक्स को जो जगह दी है वो दी है 6 अक्टूबर 2020 को। 6 अक्टूबर 2020 को क्या होगा, आपका जेएनयू एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम होगा। और मैं अगर सेशन की बात करता हूं तो फिजिक्स को सेकंड सेशन में जगह दी गई है और सेकंड सेशन की जो टाइमिंग है वो है आपका 3 PM टू 6 PM, मतलब टोटल क्या है, 3 आवर्स का क्या है आपका एग्जाम होगा। एग्जाम ड्यूरेशन आपकी कितनी है, 3 आवर्स की। ठीक है, ये आपकी बात होगी क्या, एग्जाम डेट की और एग्जाम टाइमिंग की। अब क्या है, एडमिट कार्ड की बात करते हैं। तो देखिए, जो एडमिट कार्ड है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के लिए आपको 1 या 2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, 1 या 2 दिन में आपका एडमिट कार्ड क्या होगा, एनटीए की वेबसाइट पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी क्या, एंट्रेंस एग्जाम की टाइमिंग की और आपका क्या, एडमिट कार्ड की। सेकंड डिस्कशन है हमारा क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 कहा था एक स्टूडेंट ने कि प्रोस्पेक्टस में 100 लिखा है। ठीक है, वो बात सही है, गलत नहीं है। ठीक है, पर वहां पे एक स्टार बनाया है। स्टार का मतलब क्या था, स्टार को नीचे डिफाइन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन है लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, या फिर कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट है उनके लिए। ठीक है, अगर मैं एमएससी फिजिक्स की बात करता हूं तो एमएससी फिजिक्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, एमएससी फिजिक्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके टोटल 35 आने वाले हैं। अब 35 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप से है। देखो, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे 5 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के, तो कितने मार्क्स हो गए बताइए, 10 मार्क्स हो गए। और आपके अप्रोक्स का 30 क्वेश्चन आपके आएंगे 3 मार्क्स के।
ठीक है। तो ये जो आपके क्या होंगे 30 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के आने वाले हैं, ये आपके कितने हो जाएंगे बताइए 90 मार्क्स। तो अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करता हूं तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा 100 मार्क्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर है यहाँ पे, और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप से कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितना आएंगे 30 क्वेश्चन। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एमएससी फिजिक्स के लिए कितना है 35 है, ठीक है। 100 नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 100 उन सब्जेक्ट्स के लिए है जहां पे थ्योरी पोर्शन ज्यादा होता है, जैसे एमएससी लाइफ साइंस हो गया, या फिर आपका क्या हो गया आपके कुछ स्पेनिश के सब्जेक्ट है, फ्रेंच है, ठीक है। कई सारे सब्जेक्ट्स कराता है एमएससी क्या कहते हैं जेएनयू। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस का क्या हो सकता है वेरिएशन हो सकता है। इस स्टार का मतलब था, और इस स्टार को नीचे डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो एक बार प्रोस्पेक्टस को एक बार और रीड कर लेना, ठीक है। तो एमएससी फिजिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसका मतलब आपको ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना, और वो क्या कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको पूरे पेशेंस से करना, क्योंकि 3 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है 35 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब वो उतने ज्यादा 3 आवर्स के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम है, इसलिए पेशेंस से करना। मतलब जो क्वेश्चंस आपको आता है उसको धैर्य पूर्वक करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में उसको गलत कर दोगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को काफी अच्छे से करना, और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसमें क्या कर देना, उसमें आप क्या कर सकते हो तुक्का मार सकते हो, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। अब वो आपकी मर्जी है कि आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलते हो उन 4 क्वेश्चनों के साथ, या फिर आप क्या करते हो उस 4 क्वेश्चनों के साथ ऐसा लॉजिक लगाते हो कि 2 क्वेश्चन आप 4 ऑप्शंस में से, ठीक है, 4 ऑप्शंस में से आपके 2 ऑप्शंस गायब हो जाते हैं, ठीक है। उन 4 ऑप्शंस के साथ अगर आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलना वो कर सकते हो, या फिर आप क्या करो एक लॉजिक लगाओ। लॉजिक लगाने से क्या होता है 2 ऑप्शंस अपने आप गायब हो जाते हैं। अब वो 2 ऑप्शंस कैसे गायब होते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है, उसमें पूछता है कि भैया लेंथ बताओ कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। अब लेंथ बताओ तो क्या है उसमें 4 ऑप्शन दिए। अब 4 ऑप्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 ऑप्शन में लेंथ का क्या है डायमेंशन एनालिसिस मैच नहीं कर रहा है। मतलब राइट हैंड साइड की डायमेंशन एनालिसिस इज नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन एनालिसिस। इसका मतलब 2 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे, और बाकी के बचे 2 ऑप्शन, तो बाकी के 2 बचे 2 ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हो तुक्का लगा सकते हो। तुक्का क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और उन क्वेश्चन में तुक्का लगाना है जो क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। मतलब एक एग्जांपल के तहत मैं कहता हूं कि आपके 25 क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। इसको पूरे क्या करना, पूरे पेशेंस के साथ करना और सही करना, गलत मत होने देना। अब बाकी के बचे 10 क्वेश्चन, अब बाय लक क्या हुआ, बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचते हैं इन 10 में से सपोज दैट आपके 3 सही चले गए, 7 गलत चले गए, ठीक है, 7 गलत चले गए बाय लक। और जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनका क्या कह सकते हो, उनके लिए 5 सही चले गए और 5 क्या हो गए गलत चले गए। बट हाँ एटलीस्ट मान के चले कि 10 क्वेश्चन में आप तुक्के मार रहे हो तो 3 आपके सही जाएंगे ही जाएंगे। ये मैं अपनी तरफ से मतलब बता सकता हूँ कि 3 या 2 क्वेश्चन आपके सही चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन सही चले गए, तो मतलब आपके कितने मार्क्स आ गए 9 मार्क्स ऐड हो गए, ठीक है। 9 मार्क्स की इंपॉर्टेंस तो खैर वही जानता है जिसकी 1 मिनट से ट्रेन छूटती है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मार्क्स का क्या है, 9 मार्क्स की इंपॉर्टेंस आपको पता ही होगा। तो आप क्या कर सकते हैं 25 तो आपके 25 क्वेश्चन तो आपके सही हैं, प्लस आप 3 क्वेश्चन आप क्या करेंगे 3 मार्क्स के क्या करेंगे तुक्का मार के सही करेंगे, तो 9 मार्क्स आपके क्या हो सकते हैं और ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें बिल्कुल अच्छे से करना, पूरे धैर्य पूर्वक करना, पेशेंस के साथ करना, और जो क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे उन क्वेश्चन में टिक मार देना, उन्हें छोड़ के मत आना, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, छोड़ के मत आना। छोड़कर आओगे तो डेफिनेटली क्या होगा, जो बेनिफिट आपको 9 मार्क्स का मिलना होगा वो बेनिफिट आपको 9 मार्क्स का नहीं मिलेगा, 9 मार्क्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का भी आपको क्या करना है थोड़ा सा ध्यान लेके चलना है। चलिए ये तो बात हुई क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, और नंबर ऑफ क्वेश्चन का क्या जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी, और तीसरा क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्या कट ऑफ। कट ऑफ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 2019 की कट ऑफ अब तक जेएनयू की हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है, ठीक है। 2019 की कट ऑफ क्या जेएनयू की हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है। इस साल आए थे 35 क्वेश्चन और देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 2018 की बात करता हूं तो इस साल 25 क्वेश्चन थे और नेगेटिव मार्किंग होती थी। 2017 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था, अगेन 25 क्वेश्चन आए थे और नेगेटिव मार्किंग होती थी। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इस साल का जो पैटर्न है 2020 का 2019 से मैच करता है, 2018 और 2017 से मैच नहीं करता है। फिर भी मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। 2019 की जो कट ऑफ थी जर्नल की कितनी थी आपकी 90 मार्क्स, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की थी कितनी, ओबीसी और
ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ थी 85 मार्क्स। तो 85 मार्क्स आपका क्या था, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की थी, ठीक है। अब 2018 की बात करते हो तो 2018 में जो जनरल की कट ऑफ थी वो 58 थी, ओबीसी की कट ऑफ कितनी थी, 53 थी। 2017 की बात करते हो तो जनरल की कट ऑफ 48 थी और ओबीसी की कट ऑफ थी 40 के अप्रोक्स, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से क्या थी आपकी 2019, 2018 और 2017 की कट ऑफ थी। बट 2018 और 2017 में जो एग्जाम का लेवल था बहुत ज्यादा हाई था और नेगेटिव मार्किंग था, इसलिए कभी भी जेएनयू की हिस्ट्री में कट ऑफ 60 मार्क्स से ऊपर नहीं गई, मतलब 60% से ऊपर नहीं गई है, ठीक है। फिलहाल हमें ये बात ध्यान रखना है कि इस साल का जो एग्जाम पैटर्न है वो 2019 से मैच करता है, और 2019 में क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 35 थे। तो यू कैन से कि इस साल की भी जो कट ऑफ है वो 90 के अप्रोक्स रह सकती है, ठीक है। अब वो अप्रोक्स किस पे डिपेंड करता है कि एग्जाम लेवल क्या है, ठीक है। पर ये मान के चलो कि भाई कम से कम 80 मार्क्स तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, 2020 में कम से कम 80 मार्क्स कट ऑफ जाएगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। हाँ, अगर एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हाई आ गया तो उस केस में क्या हो सकता है, 80 मार्क्स से नीचे कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। बट छोड़िए, खैर हमें इस कट ऑफ से मतलब नहीं कि 2020 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो तो एग्जाम देखने के बाद पता चलेगा कि 2020 की कट ऑफ कितनी रहेगी। फिलहाल आपको बस अगेन रिपीट कर रहा हूं, नो नेगेटिव मार्किंग। तो जो क्वेश्चन आएंगे उसको पूरे पेशेंस के साथ करना, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उन क्वेश्चंस को टिक मार देना, तुक्का लगा देना, ठीक है। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए, यह बात हो गई कि आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। और लास्ट ईयर का जो एग्जाम लेवल तो बहुत ही ज्यादा लो था, बहुत ही ज्यादा कम था, इतना कम था इसलिए यहाँ पे 90 मार्क्स कट ऑफ गई है, ठीक है। बहुत ज्यादा कम था, याद रखना, ठीक है। अब एग्जाम लेवल किस हिसाब से जाएगा, एग्जाम कैसा आएगा, जब एग्जाम हम देखेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उस टाइम हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 को भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या करो, फिलहाल यहाँ पे छोटी सी बात ध्यान रखो कि कट ऑफ आपका कितना था लास्ट ईयर, 90 जनरल, 85 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी आखिर लास्ट ईयर। तो नंबर ऑफ सीट में अगर मैं बात करता हूं तो देखिए 2018 में 31 सीट थी, और 2019 में जो सीट थी वो थी आपकी 40 या 41 आई थिंक, ठीक है, 41 सीट थी। मतलब ये हुआ कि 2019 में ही क्या हुआ, 25% सीट क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। अब जब 2019 में 25% सीट एक बार इंक्रीज हो चुकी है, और जो जेएनयू था उसने ईडब्ल्यूएस का जो क्या था रिजर्वेशन था, 2029 में ही वो रिजर्वेशन शुरू कर चुका है। अब 2019 में वो रिजर्वेशन उसने शुरू कर दिया है, 25% सीट उसने 2019 में इंक्रीज कर दी है, तो दोबारा ये सीट इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। बार बार सीट इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के क्या थे, गवर्नमेंट के रूल्स थे, रूल्स ये कहते थे कि एक बार आपको क्या करना है, 25% सीट इंक्रीज करनी है। वो जेएनयू लास्ट ईयर कर चुका है, और ईडब्ल्यूएस का क्या है, जो रिजर्वेशन है वो लास्ट ईयर ही शुरू कर चुका है वो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जेएनयू के सीट की, तो नंबर ऑफ सीट जो है वो इस साल कितनी है, 41 है, ठीक है। तो 41 सीट बहुत कम है, और इन्हीं बहुत कम सीट के कारण क्या होता है, जेएनयू का कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। जबकि आप आईआईटीज की बात करेंगे तो आईआईटीज में लगभग 700 सीट है, वहां पे 25% सीट इस साल इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के तहत वहां भी 25% सीट इंक्रीज हो चुकी है। जेएनयू में भी, डीयू में भी काफी ज्यादा सीट्स होती है, इसलिए वहां पे कंपटीशन थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट्स भी क्या होता है, कंपटीशन का लेवल क्या करता है, डिसाइड करता है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे रिसर्च लेवल की। तो यहाँ पे रिसर्च लेवल क्या ऑसम है, ठीक है, जिसे कहते हैं माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। रिसर्च लेवल पे मतलब पॉलिटिक्स में मत जाना कि जेएनयू में पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स को लेकर काफी विवादों में रहता है तो जेएनयू बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं इसकी ओवरऑल रैंकिंग की बात करता हूँ तो 7th रैंक पर है, 7th या 6th रैंक पे है, ठीक है। और इसकी अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करता हूँ तो 2nd रैंक पे है। अब ये जो 7th और 2nd रैंक मिली है ना, इसको इसकी पॉलिटिक्स के कारण नहीं मिली है, इसको इसकी स्टडी के कारण मिली है, कि वहां पे स्टडी बहुत अच्छी होती है, वहां पे स्टूडेंट और टीचर का रेशियो बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स में 30+ स्टूडेंट्स है, सॉरी टीचर है, तो आप लगा सकते हैं कि 30+ टीचर्स हैं, ठीक है, और 41 स्टूडेंट्स है। तो मतलब ऑन एवरेज लगाया जाए तो पर स्टूडेंट को एक टीचर यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है एमएससी प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो एक टीचर पे एक स्टूडेंट कह सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि 2 टीचर पे दो स्टूडेंट पे एक टीचर है। तो यहाँ पे जो रेशियो देखा जाएगा स्टूडेंट और टीचर का वो काफी अच्छा है, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पर रैंकिंग क्या है, 7th रैंक और 2nd रैंक मिली है। अब वो 7th और 2nd रैंक उसकी पॉलिटिक्स के कारण बिल्कुल भी नहीं मिली है, ठीक है। पॉलिटिक्स है, ठीक है, पॉलिटिक्स एक अलग मुद्दा है जेएनयू का। जेएनयू में सारी चीजें चलती रहती है, और जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाओ, चाहे आपका क्या जेएनयू जाओ या जामिया जाओ, वहां पॉलिटिक्स होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब ही पॉलिटिक्स होता है। बस उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को छोड़ के जो स्पेशली रिसर्च ओरिएंटेड बनाए गए हैं, जैसे आपका सीयू सेट्स के अंडर, सीयू सेट के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है
वहां पॉलिटिक्स नहीं होती। जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, यहाँ क्या है पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है तो यहाँ सिर्फ क्या है रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज बोली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती है। पर फिलहाल हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे क्या है जेएनयू के रिसर्च लेवल से मतलब है, जेएनयू के पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और जो यहाँ का रिसर्च लेवल है वो बहुत ही औसम है, बहुत ही अच्छा है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ रिसर्च की, तो थ्योरेटिकल फिजिक्स में बहुत ही अच्छे रिसर्च है। जैसे आपका क्या है स्ट्रिंग थ्योरी, जेएनयू में आपको स्ट्रिंग थ्योरी मिल जाएगी, और टीएफआर से पीएचडी है जो स्ट्रिंग थ्योरी पे रिसर्च करवाते हैं, वो मतलब टीएफआर से प्रोफेसर साहब ने क्या कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, और उनकी जो पोस्टडॉक हो रखी है वो अमेरिका या कहीं से बाहर से ही हो रखी है, काफी अच्छी जगह से वो पोस्टडॉक करके आ रखे हैं। वो स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, स्पेशलाइज्ड है। स्ट्रिंग थ्योरी आपको क्या हो जाएगी, जेएनयू में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो प्रोफेसर हैं वो आपको स्ट्रिंग थ्योरी देते हैं या नहीं देते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिकल मैकेनिक्स की, तो स्टैटिकल मैकेनिक्स के जो प्रोफेसर हैं उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिल रखा है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। साइंस का क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और ये क्या है, जो स्टैटिकल मैकेनिक्स के जो प्रोफेसर है जेएनयू के, उन्हें क्या करा है, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े प्रोफेसर्स, इतने अच्छे प्रोफेसर्स अगर जेएनयू में हैं एमएससी फिजिक्स में, तो उसका रिसर्च लेवल कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो रिसर्च लेवल क्या है, ऑसम है, ऑसम क्वालिटी का रिसर्च लेवल है। मैं तो यहाँ पे जेएनयू को क्या करता हूँ, टॉप के रिसर्च यूनिवर्सिटीज में क्या करता हूँ, जगह देता हूँ, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जेएनयू को क्या कहते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे आज की क्लास के लास्ट टॉपिक की, वो है क्या, आईआईटी जेम 2021 फ्री सीरीज। तो देखिए जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीआईएफआर 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप देखिए टीआईएफआर मार्च में होगा। एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो टीआईएफआर है वो पोस्टपोन हो चुका है, और पोस्टपोन होकर इसका जो एग्जाम होगा वो मार्च में होने वाला है। ये नोटिफिकेशन टीआईएफआर में रिलीज कर चुका है, और टीआईएफआर के होम पेज पे जाके नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जनवरी में फॉर्म्स आएंगे, जब आएंगे एक बार मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, और मार्च में क्या होगा, इसका एग्जाम होगा। तो जो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, टीआईएफआर की तैयारी कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये सीरीज क्या है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जो सीरीज है इसकी जो हम शुरुआत करने वाले हैं, ये शुरुआत कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2020 से। 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा, और अप्रोक्स मान के चलिए कि आपका 25 जैन 2021 तक इस सीरीज को हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और इस पूरी ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। जो भी आपकी 7 बुक्स हैं, 7 की 7 बुक्स को यहाँ पे आपको क्या कराया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट भी कैसा कराया जाएगा, अच्छा पहली बात कंप्लीट कैसे कराया जाएगा बाद में डिस्कस करता हूँ। ये सीरीज पूरी तरीके से फ्री है, ठीक है, कोई भी पैसा आपसे इस सीरीज के लिए नहीं लिया जाएगा, ठीक है, कि नहीं कि आप पैसा दीजिए, फीस दीजिए, 10 दिन बढ़ा दे, 10 दिन के बाद मैं आपसे फीस मांगू, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पूरी तरीके से टोटली ये सीरीज क्या है, फ्री है आपके लिए, ठीक है। और काफी अच्छे से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो देखिए इस सीरीज में आपको आखिर कराया क्या जाएगा और कौन कौन सी बुक्स क्या कराई जाएंगी, कैरी करवाई जाएंगी। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मान लीजिए क्या है, मैंने यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया, ठीक है, आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैंने क्या करा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक टॉपिक आज पढ़ा दिया और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने किससे शुरू कर दिया, आपका ईएमटी के किसी दूसरे टॉपिक से शुरू कर दिया, बाउंड्री कंडीशन में शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मान लीजिए मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना शुरू किया, तो जब तक मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीटली खत्म नहीं कर देता हूं तब तक मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर बंद नहीं करूंगा। या फिर मान लीजिए कि हमारा क्या है, मैंने क्या करा, इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट किया, ईएमटी में इलेक्ट्रोस्टैट जब तक मैं क्या करूंगा, फिनिश नहीं करूंगा तब तक मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला लेक्चर खत्म नहीं करूंगा। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है, बीच में से कोई भी चीज उठा के नहीं पढ़ाई जाएगी आपको, बिल्कुल एकदम शुरुआत से बेसिक से क्या कराया जाएगा, थ्योरी शुरू कराई जाएगी, और बेसिक से थ्योरी शुरू करवा के आपके न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल टू हाई लेवल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं जैसे करवाता हूं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में मैं सबसे पहले आपको क्या करवाऊंगा, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको क्या कराऊंगा, बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स कहां से होंगे, आपके एससी वर्मा से। और एससी वर्मा क्या है, फिजिक्स की ग्रंथ है, ये तो आपको करनी ही करनी है, चाहे आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो या आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो या फिर टीआईएफआर की तैयारी कर रहे हो, एससी वर्मा करना है, मतलब करना है दोनों ही वॉल्यूम, ठीक है। तो वहां पे क्या कराऊंगा, एससी वर्मा आपको कंप्लीट सॉल्व करूंगा, एक एक न्यूमेरिकल एक एक क्वेश्चन वहां पे डिस्कस करूंगा। इस न्यूमेरिकल डिस्कशन के बाद थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज करेंगे। अब लेवल इंक्रीज कैसे करेंगे, हम जाएंगे आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर करने के बाद आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लेपनर के सारे क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्लेपनर के हम कुछ क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है। और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा। हर एक चैप्टर 6 से 7
7 से ज्यादा लेक्चर किसी भी चैप्टर में नहीं जाने वाले हैं। मतलब ये कि 3 लेक्चर आपके जाएंगे थ्योरी के मैक्सिमम, 2 से 3 लेक्चर आपके थ्योरी के होंगे और 3 से 4 लेक्चर आपके होंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या कराया जाएगा, इस सीरीज में आपको क्वेश्चंस और थ्योरी क्या कराए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैं ईएमटी स्टार्ट करता हूं तो ईएमटी में सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी के बाद आपका क्या शुरू करूंगा, उसके बाद आपको एससी वर्मा पूरी सॉल्व करवाऊंगा, एससी वर्मा के बाद आपको मैं रेशनिक हेलिडे सॉल्व करूंगा, क्योंकि ईएमटी की रेशनिक हेलिडे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, और रेशनिक हेलिडे सॉल्व करवाने के बाद आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद क्या करूंगा, ग्रिफिथ लेवल, ग्रिफिथ भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि ग्रिफिथ नहीं कराऊंगा, ग्रिफिथ लेवल को भी हम टच करेंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और न्यूमेरिकल का लेवल कहां तक लेके जाएंगे, हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स तक लेके जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे जितने भी हार्ड एग्जाम है, जैसे आपका आईआईटी जैम हो गया जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है एमएससी के लिए, टीआईएफआर हो गया, जेस्ट हो गया, आपका जेएनयू हो गया। ठीक है, ये काफी क्या हार्ड एग्जाम की सीरीज में इनको जोड़ा जाता है। तो ये जितने भी आपके हार्ड एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, तो इस सीरीज में आपको क्या होगा, पूरा कंप्लीट आईआईटी जैम क्या कराया जाएगा, आईआईटी जैम का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, बिल्कुल फ्री है और ये सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए जल्दी से जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन क्या कर दो, प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मैं क्या करूं, कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, इन सारे डिस्कशन को खत्म करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर।